अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके बारे में देखना है। तो ये स्टडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो भी हमारे पास सैंपल होगा उसके जो एटम्स होंगे जिन रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करेंगे या फिर अगर एमिट करेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे तो वो जो फिर उसको हम स्टडी करेंगे, उसका ग्राफ बनेगा और वो जो सारी स्टडी होगी वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। इसलिए इसे हम अगर एमसीक्यू आ जाए तो इसे हम एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें एटम्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब अगर इसकी हम एप्लीकेशंस देखें तो ये ट्रेस एलिमेंट के एनालिसिस के लिए लैब में इस्तेमाल होती है, यानी कि छोटे लेवल पे आप एलिमेंट्स का एनालिसिस लैब के अंदर कर रहे होते हो। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है हैवी मेटल्स के लिए, जैसा कि पानी है। पानी के अंदर आप हैवी मेटल्स देखोगे, अगर वो हार्ड वाटर है तो उसकी फोम झाग अच्छी नहीं बनती है। स्टील इंडस्ट्री में जैसा कि ऑक्सीजन बहुत यूज होती है तो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है एनालाइज किया जाता है और जो फार्मास्यूटिकल सैंपल्स होती हैं उन्हें चेक किया जाता है कि कहीं किसी के अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस है। लैब में ट्रेस एलिमेंट के एनालिसिस के लिए, इन्वायरमेंटल सैंपल्स को हैवी मेटल्स के चेक करने के लिए, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होगा और साथ इसका क्या एनालिसिस होगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है इसका इम्प्योरिटीज़ के लिए चेक किया जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो इसकी टाइप्स में एक एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है जिसे हम AAS भी कहते हैं, और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है जिसे हम AES कहते हैं। तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है अब्जॉर्प्शन के जरिए से, ठीक है। और जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को इमिशन के जरिए से जो है फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हालो कैथोड लैंप इस्तेमाल होता है, जबकि जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हालो कैथोड लैंप इस्तेमाल नहीं होता। इसमें फ्लेम होगा बर्नर के ऊपर, वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, अब जो एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन है इसमें ब्लैक लाइंस का हम एनालिसिस करते हैं। जो स्पेक्ट्रा आता है इसमें जो है यानी कि कलर्ड लाइंस होती हैं। एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है, यानी कि ये हमें छोटी छोटी रेंजेस का भी बताएगी, जबकि जो एटॉमिक इमिशन है ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। और सबसे पहले एटॉमिक इमिशन आई थी, फिर एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन आई। तो पहले इन 4 पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि एक में कॉन्सेंट्रेशन को अब्जॉर्प्शन से फाइंड आउट करेंगे, एक में इमिशन को, एक में हालो कैथोड लैंप इस्तेमाल होता है, दूसरे में नहीं होता। एक सेंसिटिव है, एक नहीं है। एक में हम ब्लैक लाइंस से एनालिसिस करेंगे और एक में जो है हम कलर्ड लाइंस से जो है सारा देखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें जो है हम मज़ीद इसके पॉइंट्स देखते हैं। तो जो हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है इसमें यानी कि जो एनालिसिस किया जाता है वो यानी कि ग्राउंड स्टेट के थ्रू जो है हम सारा यानी कि इसमें स्टडी करती हैं, जबकि एटॉमिक इमिशन में एक्साइटेड स्टेट, जाहिर सी बात है यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे। जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो वो जो रेडिएशन से एमिट करेंगे तो इसमें एक्साइटेड स्टेट से सारा काम होता है। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन का जो प्रिंसिपल है वो बेयर्स लॉ है, अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ए जो है अब्जॉर्बेंस है, ई मोलर एक्सटेंशन कॉफिशेंट या मोलर अब्जॉर्बिविटी कॉफिशेंट, सी कॉन्सेंट्रेशन है, और एल वो जो हमारे पास फ्लेम है उसकी बेसिकली ये एल जो है पाथ लेंथ है। और एटॉमिक इमिशन का प्रिंसिपल हम देखें तो NE जो है प्रोपोर्शन मिकदार है एटम्स की ग्राउंड स्टेट में, N0 एटम्स की तादाद है ग्राउंड स्टेट में, ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में तादाद, नीचे वाली ग्राउंड स्टेट में, और G जो है स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है। जिस तरह ग्रेविटी में नहीं हम mg देखते थे तो वो वही वेट फैक्टर है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं और जो एक्साइटेड स्टेट में जो हैं और जो ग्राउंड स्टेट में है। E जो है एनर्जी है, K बोल्ट्जमैन जो है कांस्टेंट है, और T जो है यहाँ पर टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, ठीक है। तो ये सारा नीचे मैंने लिखा हुआ है। T बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1.3805 इंटू 10⁻⁻16 अर्ज पर केल्विन, ठीक है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। GE जो है स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में G नॉट स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर ग्राउंड स्टेट में है। NE एक्साइटेड स्टेट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं, और N0 जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है उसकी पॉपुलेशन यानी कि उसकी मिकदार है। नेक्स्ट अब अगर हम देखें इसका कि इसमें सिग्नल जो कि नॉइस पैदा कर रहा होता है, यहाँ पे नॉइस का मतलब है जो एरर आ रही होती है उसे मेजर किया जाता है, और इसमें सिग्नल जो कि नॉइस क्रिएट कर रही हमने देखा है ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो इसमें उसे मेजर नहीं किया जाता, वो भी जो मेन रीडिंग है उसके साथ शामिल हो जाएगा। और इसमें सैंपल को ऑब्जर्व यानी कि सॉलिड स्टेट में भी आप कर सकते हो और सोल्यूशन फॉर्म में भी, इसमें जो है आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि एटॉमिक इमिशन, फ्लेम इमिशन या फ्लेम फोटोमेट्री की, इसमें एक तो आप डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, पहले आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, और इसमें आप यानी कि
हैलोजेंस जो है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके कंपाउंड्स का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। और ट्रांजिशन मेटल्स का जो एनालिसिस है वो भी आप इसके थ्रू नहीं कर सकते हो। और इसमें यानी कि एग्जैक्ट आप कंसंट्रेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि सिग्नल जो नॉइस पैदा कर रहा है उसे हम मैयर नहीं करते, तो इसमें इंटरफेरेंसेस आती हैं। इंटरफेरेंसेस बेसिकली इसमें आने वाली जो है डिस्टर्बेंसेस होती हैं, यानी कि एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है ना, उसके साथ बाकी कंपाउंड्स की वजह से ही आने लग जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से भी होता है। इन्वायरमेंट में अब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो अपनी लाइन्स भी बाजूकात देने लग जाते हैं। तो ये सारी जो है हमने इसकी लिमिटेशंस देखी। डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल और हैलाइड्स को इसके थ्रू नहीं कर सकते। तो ये जो इन सारे पॉइंट्स, ये वाले सारे पॉइंट्स है, इसमें हमने क्या क्या देखा। इसमें ग्राउंड स्टेट में जो है आप काम करोगे, और इसमें एक्साइटेड स्टेट में इसमें बेयर्स ला, और इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ला, ठीक है, एन ई ओवर एन नॉट इज इक्वल टू जी ई ओवर जी नॉट ई माइनस ई नॉट ओवर के टी, ठीक है, ई एनर्जी है। और फिर ये सारा मैंने लिखा है कि कौन सी चीज़ क्या है, ये मैंने बता दिया, समझा दिया। और नेक्स्ट इसमें सिग्नल जो नॉइस पैदा कर रहा है उसे मैयर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म है, लेकिन इसमें सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। फिर इसकी लिमिटेशंस हम देखें, डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, पहले सोल्यूशन बनाओ, ठीक है, ये फॉर्मेलिटी होती है। और दूसरा इसमें जो है आप ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं उनका नहीं कर सकते, और एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी जो है आप इंटरफेरेंसेस आ रही हैं, तो उसकी वजह से आप एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ की भी जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक भी जो है आप लाजमी करें, और बाकी अपने फेलोज़ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है लाजमी शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और दूसरा, आपको भी सब्सक्राइब करने से फिर इस तरह की और वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको यूट्यूब पे बार बार जो है तलाश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के लेक्चर मैं बना रही हूँ उस तरह से यानी कि इन डिटेल कोई भी नहीं समझाता है। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसे हम यानी कि AAS भी कहते हैं। और इसके अलावा अच्छा, अब इसमें हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब्जॉर्ब होती हैं सैंपल के एटम्स के ज़रिए से, उसे जो है हम मैयर करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब्जॉर्ब बाय एटम्स ऑफ सैंपल्स आर एनालाइज्ड, ये डेफिनेशन हमने इसमें स्टार्ट में ही देखी थी कि कहीं पे अब्जॉर्प्शन का देखेंगे, कहीं पे जो है हम एमिशन का देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो रही हैं वो हम इसमें यानी कि उनका स्टडी करेंगे। सबसे पहले हालो कैथोड लैंप है, फिर चॉपर है, फिर ये फ्लेम है, फिर मोनोक्रोमेटर, फिर डिटेक्टर है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और रीड आउट डिवाइसेस हैं जो कि हमें ग्राफ बना के देंगे। अच्छा, यहीं पे मैं वर्किंग समझा देती हूँ। हालो कैथोड लैंप उस एलिमेंट का बना होगा जो कि यानी कि जिसका हमने एनालिसिस करना है। मिसाल के तौर पे सोडियम का करना है तो ये उसका बना हुआ होगा। नेक्स्ट, अब अगर हम चॉपर का देखें तो ये जो चॉपर होता है, ये जिस तरह मतलब चॉप करते हैं ना, मतलब अलग अलग, तो ये भी अल्टरनेशन का काम करता है, यानी कि एक बीम आ रही है उसे फ्लक्चुएट कराता है, यानी कि जिस तरह ऑन और ऑफ नहीं होता, अल्टरनेटिंग जिसे हम कहते हैं। तो कोई हिस्सा गुजरने देगा, कोई नहीं, मतलब कि अल्टरनेट करेगा और फिर ये आगे जाएगा। अच्छा, सैंपल में अब एक फेनोमिना होता है जिसे हम एस्पायरेशन कहते हैं। एस्पायरेशन कहते हैं ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना। फिर यहाँ पे नोबलाइजर लगा होता है। नोबलाइजर जस्ट लाइक जिस तरह बाथरूम में शावर होता है, वो यानी कि पानी को छोटे छोटे हवा के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये भी सोल्यूशन जो हमने बना के डाला है सैंपल का, उससे एरोसोल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसके ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर, और वो आगे उनका स्प्रे ये फ्लेम में कर देगा, जैसे परफ्यूम भी करता है, ठीक है। फिर मोनोक्रोमेटर नाम से जाहिर हो रहा है मोनोक्रोमा, यानी कि एक वेवलेंथ खुद सॉफ्टवेयर से हम फिक्स करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि इससे हम नॉन एलिमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। डिटेक्टर पे डिटेक्ट करेगा उस वेवलेंथ को, इलेक्ट्रॉनिक्स और रीड आउट डिवाइसेस ग्राफ बना के देंगे। ट्यून्ड एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर को हम ट्यून्ड करेंगे। एम्पलीफायर भी एक यहाँ पर लगा होगा रीड आउट डिवाइसेस में। एम्पलीफायर बेसिकली एम्पलीफाई करता है, वो छोटा सिग्नल आ रहा होता है, कमजोर सा होता है, उसे बड़ा कर देता है। इसे यानी कि चॉपर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्यून करेंगे। और जो आउटपुट है हमारे पास आएगी, आउटपुट बेसिकली रेशो होती है हमारे पास, यानी कि जो दो बीम्स हैं उनकी जो रेशो होती है वो हमारे पास, यानी कि दो बीम्स की रेशो जो आ रही होती है वो हमारे पास आउटपुट होगी, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे आउटपुट इस रेशो ऑफ टू बीम्स, यानी कि एक, यानी कि यहाँ पे तो हमने नहीं कराया, जस्ट सैंपल कराया, लेकिन बाज़-औक़ात एक और भी करा देते हैं रेफरेंस, ठीक है। तो उसमें सैंपल नहीं होता, वो वैसे ही, ठीक है, कराती हैं। तो अगर आप उस लिहाज से कर रही हो तो आउटपुट जो दो बीम्स हैं उनकी रेशो होगी, नहीं तो एक बीम यहाँ पे हम कर रही हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हमने एटॉमिक अब्जॉर्प्शन की जो है डायग्राम देखी है।
अब नेक्स्ट, अब इसके स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि इस तरह से हेडिंग्स बना के बुक्स में नहीं लिखा होता और ना ही इतना ज़्यादा जो है एक बुक से मिल सकता है। ये मैंने डिफरेंट बुक से कंसल्ट करके जो है लिखा है। नेक्स्ट, अब इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसमें जो अब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैंपल के। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है बेयर्स लैम्बर्ट लॉ पे बेस करेगा, तो ये वही लॉ लिखा हुआ है कि अब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैंपल का वो जो एटॉमिक वेपर है उसकी मिकदार के, उसके कॉन्सेंट्रेशन की, और वो जो फ्लेम की लेंथ है, ठीक है, उसकी पाथ लेंथ के। तो अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेपर सैंपल कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ इन फ्लेम। तो ये बेयर्स लैम्बर्ट लॉ का प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट, ये इंस्ट्रूमेंटेशन वही है जो मैंने आपको बताई है, फिर भी यहाँ से रीड भी हम कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, वही हालो कैथोड लैम्प। ठीक है, अच्छा, ये जो हालो कैथोड लैम्प का मैंने बताया ना, आपको एक और चीज़ समझ लें। एक तो ये उस एलिमेंट का बना हुआ है जिससे का हमने एनालिसिस करना है, और दूसरा इसके अंदर एनोड होगा। कैथोड किस चीज़ से बना हुआ है, जिस एलिमेंट का हमने एनालिसिस करना है, किसके अंदर इनर्ट गैस जैसे कि अर्गोन भरी हुई है, और वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो इनर्ट गैस आयोनाइज होगी। वो आयोनाइज होगी तो फिर वो जाके टकराएगी कैथोड से, फिर वो कैथोड से जाके टकराएगी तो वो उसके एलिमेंट्स को स्पटर यानी कि एक धमाका होगा, फिर उसके अपने एलिमेंट्स आयनाइज हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जब वो वापस डी एक्साइट होंगे तो वो एक बीम रिलीज करेंगे जो कि चॉपर उससे अल्टरनेट करेगा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम इस तरह से उसे कन्वर्ट करेगा। वो फिर आगे यहाँ पे सैंपल का स्प्रे फ्लेम में हो रहा है, फिर इससे जाके टकराएगी, फिर उसके कुछ आइटम एक्साइटेड सैंपल के जो फ्लेम में थे कुछ फिर डी एक्साइट होंगे, तो फिर उससे बीम रिलीज होगी, फिर मोनोक्रोमेटर के पास वो जाएगी, वो उसे अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर, जैसे कि सोडियम किया तो 589 नैनोमीटर का कर देगा, फिर डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रीडआउट डिवाइसेस जो है उसका ग्राफ बनाकर जो है हमें दे देंगी। तो ये बेसिकली होता है, और यही सारा हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग ये दोनों ही है यहाँ पे हम देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स वही हालो कैथोड लैंप है। एक सेल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो जो फ्लेम है वो लगा हुआ होता है। मोनोक्रोमेटर हमने देखा, ठीक है, और डिटेक्टर होता है। जो फ्लेम होता है ये देखें, यानी कि ये जो फ्लेम है वो किसके दरमियान पड़ा है, वो हालो कैथोड लैंप और मोनोक्रोमेटर के दरमियान पड़ा है। तो यही है कि सोर्स, यानी कि हालो कैथोड लैंप का जो सोर्स है जो कि लाइट सोर्स और मोनोक्रोमेटर के दरमियान पड़ा है, ठीक है। और ये डबल, इट इज़ फॉर अ डबल बीम। चॉपर बेसिकली उस एक बीम को दो बीम्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दैट मेजर्स रेशियो ऑफ पी नॉट ओवर पी, ठीक है। वो रेफरेंस सेल लगा के भी आपको दो बीम्स मिल सकती हैं। अगर वो नहीं करना तो फिर आपने चॉपर लगाया हुआ, उससे आपको दो बीम्स मिलेगी। पी नॉट एक जो डाली, और पी मतलब कि वो यानी कि टकराने के बाद जो सोर्स बीम है उसे आप अल्टरनेटली, जो वो सोर्स बीम है उसे आप अल्टरनेटली भेजोगे, यानी कि चॉपर के थ्रू। हालो कैथोड लैंप से जो चीज़ आ रही है ना, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया था ये डीसी, ये डायरेक्ट करंट एक ही लाइन वाला देगा। चॉपर उसे जस्ट लाइक के अल्टरनेशन जो है उसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो वो फिर वो जो अल्टरनेटिंग बीम आ रही है वो फ्लेम से गुजरेगी, और फिर फ्लेम के बाद यानी कि फ्लेम से गुजरने से पहले एंड अराउंड फ्लेम, और फ्लेम के गिर्द गुजरेगी। और ये किससे आई है, बाय चॉपर, चॉपर के जरिए से आई है। डिटेक्टर इस अल्टरनेशन को मेजर करेगा, और लॉगरिथम ऑफ रेशोज जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। डबल बीम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है बैकग्राउंड करेक्शन के लिए, यानी कि अगर कोई एरर आ गई है तो सब्ट्रैक्ट ऐड करके उसे ख़त्म करने के लिए। जैसा कि आप बैकग्राउंड करेक्शन के लिए, या आगे हम देखेंगे कि ड्यूटीरियम का लैंप इस्तेमाल होगा, ठीक है। ड्यूटीरियम का लैंप आप यूवी के लिए यूज़ करोगे करेक्शन करने के लिए, कि अगर मेन वो जो EMR, अभी कोई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें अब्जॉर्ब हो रही है ना, मिसाल के तौर पे अगर वो यूवी है तो ड्यूटेरियम का लैंप, हाँ बना हुआ उसका कैथोड उस एलिमेंट से बना हुआ होगा, लेकिन वो होगा क्या, बेसिकली वो ड्यूटेरियम का लैंप होगा। उसके अंदर जस्ट कैथोड उस एलिमेंट का बना हुआ है जिसका हमने एनालिसिस करना है। और अगर वो विजिबल का की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो फिर उस केस पे वो जो लैंप होगा विजिबल के केस में वो किस चीज़ का, वो टंगस्टन का बना हुआ होगा। वो आगे हम तफसीलन जो है आप बैकग्राउंड करेक्शन का टॉपिक देखेंगे तो फिर अच्छा। अगेन मैं कहूँगी कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करने। और नेक्स्ट अब हमने हालो कैथोड लैंप देखना है, तो इसे जो है हम HCl कहते हैं। तो HCl ये शार्प लाइन सोर्स है, ठीक है। ये वही वर्किंग है जो पीछे मैंने बता दिया, फिर भी मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ कि ये शार्प लाइन सोर्स है और जो कि
ख़ास वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उन्हें खारिज करता है, यानी कि उसी वेवलेंथ की जिस एलिमेंट से ये बना हुआ है। इसके अंदर सिलेंड्रिकल हॉलो कैथोड यानी कि जो अंदर से खाली होता है, मेड ऑफ एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड, स्टार्ट में मैंने बता दी है। या फिर बहुत से एलिमेंट्स का एनालिसिस करना है, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस करना है, तो उसके लिए फिर हम अलॉय बना देते हैं। अलॉय मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का, और टंगस्टन का एनोड बना हुआ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमने देखना है कि ये गिलास ट्यूब के अंदर बंद है और इसकी जो विंडो है वो क्वार्टस की है। क्वार्टस बेसिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल सिलिकॉन का होता है, और मिसाल के तौर पे इससे लाइंस यूवी में गुजर रही हैं तो ये क्वार्टस ट्रांसपेरेंट होता है, तो उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा, वो गुजर जाएंगी। ट्यूब में प्रेशर कम होगा और इनर्ट गैस जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया आर्गोन या नियोन से भरी हुई होगी। हाई वोल्टेज को आप अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, तो जो गैस एटम्स है वो आयोनाइज हो जाएंगे, वो एक्सेलरेट होंगे कैथोड की तरफ, और जब जो है वो कैथोड से टकराएंगे दे कास मेटल टू स्पटर। स्पटर कहते हैं कि किसी चीज़ का किसी से टकराना और फिर धमाका जिस तरह भाई होता है वैसे होना, तो वो जो है फिर स्पटर होंगे। स्पटर होने के बाद वो जो कैथोड के एटम्स हैं वो वेपराइज हो जाएंगे, और जो वेपराइज्ड मेटल है वो फिर यानी कि एक्साइट हो जाएगी, और फिर वो डी एक्साइट होगी, लाइंस को एमिट करेगी, जो कि लाइंस फिर यानी कि कहाँ जाएंगी, फ्लेम के अंदर जाएंगी, और वो जो टेस्ट एलिमेंट का स्प्रे सोल्यूशन फार्म में सैंपल का हो रहा था वो इसे अब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट राइट एनर्जी होगी इसे अब्जॉर्ब करने के लिए। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और बहुत सी वो जो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होने वाली लाइन उस इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे ज़्यादा जिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का इम्कान है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होने वाली लाइन उसी की होती है, ठीक है। यानी कि जो ग्राउंड स्टेट से पहले लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट में गई, ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। तो इसमें बेसिकली उनका जो बताने का मकसद है वो यही है कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास अब्जॉर्ब होने वाली लाइन है वो किसकी होगी, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के होने का सबसे ज़्यादा इम्कान है उससे रिलेटेड जो है होगी। तो ये हमने सारा देखा। अब नेक्स्ट हमने देखना है, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो है लाजमी कर लें। अच्छा, अब ये जो लाइन है यानी कि मोस्ट स्ट्रांगली अब्जॉर्ब्ड लाइन, और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किया गया जिसके होने का सबसे ज़्यादा इम्कान था, तो अब ये जो लाइन है इस लाइन को बेसिकली आप क्या कहते हो, रेजोनेंस लाइन कहते हो, ठीक है। HCl हालो कैथोड लैम्प से ये आई हैं, और ये नैरो सी होती हैं, और मल्टी एलिमेंट एनालिसिस के लिए कैथोड एलिमेंट्स के अलॉय का बना हुआ होता है। तो हालो कैथोड लैम्प तो एंड हुआ, 2 बार समझा दिया है ये मैंने आपको, एक डायग्राम से और एक थ्योरी से भी। नेक्स्ट बर्नर्स, अब अगर हम देखें तो प्री मिक्स बर्नर, इसी को लेमिनर फ्लो बर्नर भी कहते हैं। इसके अंदर जो है आप फ्यूल डालते हो और स्पोर्ट गैसेस जो है डालते हो, ठीक है। तो इससे पहले कि वो कंबस्ट करें, कंबस्टन मतलब जलना, इससे पहले कि वो जलें उससे पहले जो है सबसे पहले हम इसके अंदर फ्यूल और स्पोर्ट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन डालेंगे, कार्बन की कोई चीज़ जलाने के लिए डाल देंगे, मतलब फ्यूल के तौर पे जो काम करे, फ्यूल और स्पोर्ट गैसेस डालते हो इससे पहले कि वो जले। और इन चीज़ों को आप वो जो बर्नर है उसका जो हेड है, बर्नर के हेड के अंदर जो है आप डाल देते हो। तो प्रीमिक्स बर्नर या लेमिनर फ्लो बर्नर में फ्यूल और स्पोर्ट गैसेस डालेंगे इससे पहले कि वो उसके हेड के अंदर जल जाएं। और नेक्स्ट इसमें जो है आप सैंपल का सॉल्यूशन एस्पायरेट कराते हो, वो पहले मैंने बताया कि ऊपर की तरफ भेजेंगे, कैपलरी भी यही होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जाना। वेंचुरी इफेक्ट के थ्रू कैसे, मतलब इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो मैंने दिखाई है ना वो अंदर से बहुत डीप होती है। कि वेंचुरी इफेक्ट कहती हैं कि वो ज़्यादा जगह से जब तंग जगह पर जाएगा प्रेशर कम हो जाता है और वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो वेंचुरी इफेक्ट के थ्रू अब जो है वो फिर यानी कि तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये फाइन स्प्रे में कन्वर्ट हो जाता है नोबलाइजेशन के जरिए। इसी मैंने आपको बता दी जिस तरह वो बाथरूम में शावर होता है, ठीक है, तो उसमें भी तो पानी ज़मीन से ऊपर की तरफ एस्पायरेशन, और फिर वो जो ड्रॉपलेट्स बना के वो शावर निकाल रहा होता है वो नोबलाइजर होता है। या फिर स्प्रे जिस तरह आप परफ्यूम की बोतल से करते हो वो भी तो ऊपर की तरफ है और फाइन स्प्रे की शक्ल में, तो नोबलाइजेशन के थ्रू का बेसिकली ये उस सोल्यूशन को एरोसोल में, इस चीज़ को हम एरोसोल कहते हैं कि ये जो स्प्रे हवा में हो रहा है ना, बाहर हो रहा है, खिला में तो हम रह नहीं रहे, हवा नहीं होगी, ठीक है। तो एयर के अंदर ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं इससे हम बेसिकली एरोसोल यानी कि ये एरोसोल में कन्वर्ट करता है। फिर वो कह रही है कि 90% जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि वो फिर से बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर नीचे से निकल जाती हैं। सिर्फ 10% हमारे काम आता है जो कि फ्लेम में इंटर होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, ठीक है।
अच्छा, ये अभी हम अटामिक एमियन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, अटामिक अब्जॉर्प्शन सॉरी पढ़ रहे हैं, एमियन पर नहीं आए, लेकिन हम एक डायग्राम अभी नीचे देखेंगे, वो फ्लेम एमियन स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसे फ्लेम फोटोमेट्री या फिर जिसे AES अटामिक एमियन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं उसकी भी है। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ इसका बर्नर भी है और उसका बर्नर भी होगा, और उसमें और कोई डायग्राम नहीं है, उसमें जस्ट यही बनानी है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा ना हालो कैथोड लैंप और ये सब चॉपर और ये सब चीज़ें नहीं होती। तो उसकी भी ये AES अटामिक एमियन की भी ये डायग्राम है, बर्नर की भी ये डायग्राम है, उसमें क्योंकि जस्ट बर्नर होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि लोअर बर्निंग वेलोसिटी एटमाइजेशन एफिशिएंसी गुड, यानी कि ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं, बर्नर जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो इसकी वेलोसिटी होती है बर्न करने की, एक तो वो लो होती है, ठीक है, और एटमाइजेशन यानी कि इतनी जल्दी नहीं जल जाता, आहिस्ता आहिस्ता जलता है और हमें अच्छी अच्छी रीडिंग्स देता है, तो इसकी अच्छी एफिशिएंसी भी है। अब इसकी मिसाल में, यानी कि ये जो हमने देखा है ऊपर इस बर्नर की मिसाल में, अब अगर हम देखें तो बॉइलिंग बर्नर आता है। ठीक है, तो ये जो बॉइलिंग बर्नर है, इसका अगर हम देखें, बॉइलिंग बर्नर 3 स्लॉट, मतलब इसकी 3 तहें होती हैं इसके हेड की, ताकि ये मेल्ट ना कर जाए। तो ये एक चौड़ा सा बड़ा सा हमें फ्लेम देता है। तो जब ये खुद ही चौड़ा होगा तो इससे रेडिएशंस डिस्टॉर्ट यानी कि बाहर निकल के ज़ाया कम होंगी। ये देखेंगे 3 लेयर्स हैं बर्नर के हेड पर। तो ये बेसिकली सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि ये सैंपल पड़ा है ना, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास सोल्यूशन, फिर ये सैंपल फ्लो करता हुआ जा रहा है, फिर ये आगे ये मिक्सिंग प्रोसेस, इसे मिक्स करके ऊपर फ्लेम की तरफ भेज रहा है। ये बर्नर का हेड है और ये यूजफुल पार्ट है फ्लेम का। ठीक है, और यहाँ से वो जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हमने पढ़े 90% ज़ाया हो जाते हैं, वो यहाँ से ज़ाया हो रही हैं, और यहाँ से ऑक्सीडेंट इस सुराख से आप सप्लाई कर रही हो। ठीक है, और ऑक्सीडेंट जैसे कि ऑक्सीजन गैस, और इस बर्नर का अपना जो फ्यूल है, ठीक है, ऑक्सीडेंट हवा को ही आप दे रही हो, और यहाँ से जो फ्यूल आप ऑक्सीडेंट सप्लाई से भी ऑक्सीडेंट कहती हैं, वो आप इस यहाँ से कर रहे हो। ठीक है, तो ये सैंपल फ्लो कर रहा है, तो ये बेसिकली सैंपल आ रहा है, मिक्स होता हुआ बर्नर के अंदर जा रहा है, और ये बर्नर का हेड 3 लेयर से बना हुआ है। तो बर्नर्स में हमने क्या क्या देखा है कि लैमिनर फ्लो बर्नर भी इसे कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि फ्यूल आप देते हो और स्पोर्ट गैसेस आप देते हो, और सैंपल सोल्यूशन को आप एस्पायरेट कराते हो। नेबुलाइजेशन का फिनोमेना, बर्निंग वेलोसिटी कम है, एटमाइजेशन अच्छी होगी, ब्रॉड फ्लेम होगा, 3 लेयर्स का बना हुआ होगा। और ये इसकी जो है डायग्राम है, एक बाल्टी टाइप पड़ा है, उससे सैंपल आ रहा है, एस्पायरेशन हो रही है, नेबुलाइजेशन के थ्रू इधर जा रहा है फ्लेम के अंदर, और जो 90% पानी ज़ाया हो रहा है वो इधर से निकल रहा है, यहाँ से गैस जा रही है, यहाँ से फ्यूल जा रहा है, यहाँ से सैंपल फ्लो कर रहा है। ये यूजफुल पार्ट है फ्लेम का, और बर्नर का हेड बड़ा है, जिससे हमारे पास जो है ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, डिस्टॉर्ट नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा, यानी कि रेडिएशन डिस्टॉर्ट नहीं होगी, हमें एनालिसिस के थ्रू मिलेगी। तो ये सारा हमने बर्नर में देखा। अब नेक्स्ट अब हमने आना है फ्लेम्स पर। ठीक है, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन का बस हमारा ख़त्म होने वाला है, और बाकी तो शॉर्ट्स आई है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें फ्लेम्स का देखें। फ्लेम आपको पता है शोले को कहते हैं। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन के लिए अब ये भी खास फ्लेम्स हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, जिसमें हम प्रीमिक्स बर्नर यूज़ कर रही होती हैं। तो एयर एसिटाइलिन का फ्लेम आप इस्तेमाल करो, और नाइट्रोस ऑक्साइड का फ्लेम, नाइट्रोस ऑक्साइड एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बेसिकली अल्काइन होता है, आप जानते होंगे। और एटॉमिक एमियन के लिए या फिर फ्लेम एमियन के लिए या फ्लेम फोटोमेट्री के लिए हॉट फ्लेम आप इस्तेमाल कर सकते हो, और नाइट्रोस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो एटॉमिक एमिशन के लिए हॉट फ्लेम, और यानी थोड़ा गर्म होना चाहिए, और इसके लिए कोल्ड फ्लेम ये यूज़ होते हैं। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन का फ्लेम। अच्छा, अब यहाँ पे ये कोल्ड और यहाँ पे ये हॉट, तो ये दोनों तरह के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब सोडियम और पोटाशियम जो इजीली एक्साइट हो जाती हैं, तो उनके लिए जो है आप तो आयनाइजेशन यानी कि इजीली एक्साइट हो जाते हैं, तो फिर यानी कि आयनाइजेशन जो मेन जगह की होती है वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा ठंडा फ्लेम आप इसमें इस्तेमाल करोगे जो कि एयर प्रोपेन का है। ठीक है, या इससे मिलता जुलता। नेक्स्ट अर्सेनिक और सिलीनियम का करना है। अब अर्सेनिक 193.5 नैनोमीटर पे रीडिंग शो करता है, सिलीनियम 197 पे, यानी कि एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन की जो रीडिंग देता है एनर्जी को, जो 197 और 193 यानी कि 200 नैनोमीटर से कम है। तो इसके लिए आप कौन सा फ्लेम यूज़ करोगे? अर्गोन और हाइड्रोजन का फ्लेम जो है यूज़ करोगे। ठीक है,
लेकिन अब अर्गोन हाइड्रोजन का करोगे तो वो सेलेनियम और यानी कि आर्सेनिक के हाइड्राइड्स दे देगा, तो हाइड्राइड्स देगा यानी कि केमिकल इंटरफेरेंसेस हो रही हैं। तो फिर अगर ऐसा केस हो तो फिर उस केस में आप क्या करो कि नाइट्रस ऑक्साइड का एसिटाइलिन फ्लेम यूज़ करो, लेकिन इसमें भी ये मुसीबत से बचेगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, यानी कि फिर वो मालिक्यूलर इंटरफेरेंसेस लेकिन इसमें होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो जब किसी भी मालिक्यूल के इंटरफेरेंस का खतरा हो, यानी कि केमिकल इंटरफेरेंस का खतरा हो, तो ये यूज़ कर लो। इसमें ऐसा तो नहीं कह सकते कि होंगी ही नहीं, यानी कि पहले की निस्बत कम होंगी। तो वैसे हमने कहा कि अर्गोन और हाइड्रोजन का आप यूज़ करो, लेकिन अगर वो हाइड्राइड्स देने लग जाए तो फिर आप नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करो। नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम जो है ये आयनाइजेशन करता है, इसका एक नुकसान है, डेट्रीमेंटल है, नुकसानदेह है, और उन एलिमेंट्स के लिए यूज़फुल है जो कि हीट स्टेबल होती हैं, जिन्हें हीट कुछ नहीं कहती, ठीक है। तो यूज़फुल फॉर एलिमेंट्स दैट आर फॉर हीट स्टेबल ऑक्साइड्स इन एयर एसिटाइलिन। रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स यानी कि रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कि हीट स्टेबल होती हैं, हीट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। तो हीट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन्हें आयंस में कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो नाइट्रस ऑक्साइड का आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये आयनाइजेशन देगा। तो फ्लेम्स में बेसिकली हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एयर एसिटाइलिन और नाइट्रस ऑक्साइड का एटॉमिक अब्जॉर्प्शन के लिए, एम्बियन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड या हॉट फ्लेम, और सोडियम और पोटाशियम के लिए ठंडा प्रोपेन का फ्लेम, आर्सेनिक सेलेनियम के लिए वैसे तो आर्गोन हाइड्रोजन का, लेकिन वो हाइड्राइड्स देने लग जाए तो फिर नाइट्रस ऑक्साइड का करें। नाइट्रस ऑक्साइड का वैसे तो यूजफुल सिर्फ उन एलिमेंट्स के लिए यूजफुल है जो कि हीट स्टेबल ऑक्साइड देते हैं एयर एसिटाइलिन फ्लेम्स में, ठीक है। तो ये एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड भी उसी से आया है, तो ये आयनाइजेशन देता है, डेट्रीमेंटल है। तो ये यानी कि उन्हीं एलिमेंट्स के लिए यूज़फुल है जो कि हीट स्टेबल ऑक्साइड जस्ट बनाते हैं इस एयर, यानी कि इसका जो एयर एसिटाइलिन तो इसके अपने अंदर भी होता है ना, ऑक्साइड एयर एसिटाइलिन, ये वाला एसिटाइलिन। तो जो रिफ्रैक्टरी एलिमेंट जिनमें होते हैं और जो हीट स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, आयनाइज नहीं होते, तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इसके आने से पहले हाँ ये पहले देख लेते हैं, वो बाद में देखेंगे। फ्लेम्स के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, बाय फ्लेम्स ऑक्सी एसिटाइलिन, नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि अगर आप ये फ्लेम्स यूज़ करते हो ना, तो आप 60 एलिमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये फ्लेम्स इस्तेमाल करके ऑक्सी नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन या फिर ऑक्सी एसिटाइलिन का फ्लेम आप इस्तेमाल करोगे, और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे फ्लेम फोटोमेट्री कहती हैं वो यूज़ करोगे, तो आप 60 एलिमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हो। कौन कौन से, ऑक्सी एसिटाइलिन और नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन। नेक्स्ट है सैंपल प्रिपरेशन, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, मिनिमल होती है। थोड़ा सा आप सैंपल बनाते हो, इतने कोई ज़्यादा नहीं बनाने होते। तो सैंपल शुड बी ऑब्टेन्ड इन डाइल्यूट। पहले तो ये कि सैंपल को डाइल्यूट इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शक्ल में नहीं लेना, ये सैंपल बनाने के आदाब हैं। और वो फिल्टर्ड हो, यानी कि उसके अंदर वो पार्टिकुलेट ना हो, कोई पार्टिकल्स ना हो। और डाइल्यूशन जो पानी से आप करते हो वो ज़रूरी होती है, ताकि वो केमिकल बर्नर के अंदर जाके क्लॉग उसे बंद ना कर दे। अब इतना ज़्यादा केमिकल होगा तो वो बर्नर को बंद ही कर देगा, वो क्या रीडिंग देगा। तो बहुत से एलिमेंट्स को आप इस के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो, ब्लड को, यूरिन को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, लेकिन इनका भी पानी डाल के आपने डाइल्यूट सोल्यूशन बनानी है, ताकि वो अगला बर्नर बंद ना हो जाए। तो एक तो डाइल्यूट और दूसरा फिल्टर्ड हो, ठीक है। तो ब्लड में अब क्योंकि इतने केमिकल होते हैं, यूरिन जो है उसके अंदर क्या होता है, यूरिया होता है। और नेक्स्ट अच्छा, जो यूरिन होता है बर्ड्स का, सहराई इलाकों का, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, क्योंकि उसे रिलीज़ करने के लिए कम पानी चाहिए। और जो ज़्यादा पानी के क्रिएचर है वो यूरिन उनका किन शक्ल में होता है, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए और वैसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, लेड जो है गैसोलीन में, ये क्या है, स्टिमुलेटेड सॉल्वेंट मैट्रिक्स। अब यानी कि गैसोलीन में आप लेड का एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें स्टिमुलेटेड सॉल्वेंट मैट्रिक्स मस्ट बी यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड्स नॉट वाटर। तो उसके लिए कोई स्टिमुलेट कर किया हुआ अच्छा सॉल्वेंट आपने लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से। यानी कि पानी के थ्रू आप उसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, स्टिमुलेटेड सॉल्वेंट कोई लेना होगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड तरीके से हम करेंगे। और नेक्स्ट केमिकल इंटरफेरेंसेस का हम देखेंगे, इसमें जो आती हैं कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ किया और केमिकल इंटरफेरेंसेस आ गई हैं
तो उसमें सुटेबल रिएजेंट सोल्यूशन डाल दें, यानी कि उसे आप डाइल्यूट कर दो। सीरम को आप डाइल्यूट करते हो EDTA के ज़रिए से आप सीरम को डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है। ब्लड सीरम जो होता है EDTA यानी कि 1:20 फॉर फाइंडिंग कैल्शियम इन आर्डर टू, यानी कि फॉर फाइंडिंग कैल्शियम यानी कि कैल्शियम मालूम करने के लिए, कैल्शियम अगर आपने उसमें फाइंड आउट करना है, कोई भी सीरम ब्लड का नहीं कोई और भी हो सकता है, उसमें आपने कैल्शियम को फाइंड आउट करना है तो EDTA यानी कि वो सैंपल अगर 1 है तो EDTA आप 20 जितना डालो। तो कैल्शियम का मिसाल के तौर पर करना है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादातर EDTA के साथ चिलेट रिंग बनाते हैं इंटरफेरेंसेस से बचाने के लिए इसकी फास्फेट के साथ, ठीक है। यानी कि जब EDTA कैल्शियम से मिल जाएगा तो वो उसे फास्फेट से नहीं मिलने देगा, तो नहीं मिलेगा तो केमिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन फ्लेम में वो सही EDTA उसे रिलीज़ कर देते हैं, फास्फेट नहीं करता एनालिसिस के टाइम। सोडियम और पोटाशियम को डाला जाता है आयोनाइजेशन की जो इंटरफेरेंसेस है उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट अगेन अब अगर हम देखें एटॉमिक एमिशन की एप्लीकेशन देखें तो इससे अल्किली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का एनालिसिस किया जाता है। एक का नहीं कर सकते जो हमारे पास ब्रिलियम है, ठीक है। तो ब्रिलियम का जो है हम इससे एनालिसिस, ब्रिलियम का ये मैं लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ इसलिए सही नहीं आ रहा। तो ब्रिलियम का एनालिसिस आप इसके थ्रू नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत जल्द आयनाइजेशन देने लग जाता है, ठीक है। बाकी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल का कर सकते हो। और एक और है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, रेडियम, हाँ वो रेडियो एक्टिव है, उसका भी जो है आप नहीं कर सकते हो, बाकी सबका कर सकते हो एटॉमिक एमिशन से। नेक्स्ट एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस अब अगर हम देखें तो इसमें आप मेटल का एनालिसिस कर सकते हो बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूइड है उसके अंदर कोई मेटल आपने चेक करनी है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस कर सकते हो। और इन्वायरमेंटल सैंपल में देख सकते हो, ठीक है। ये वही पिछली एप्लीकेशंस की ही एक ब्रांच है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन में ये सारे भी लिख सकते हो कि अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल का एनालिसिस कर सकते हैं और मेटल का एनालिसिस बायोलॉजिकल फ्लूइड में कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल सैंपल जैसे कि पानी के अंदर हैवी मेटल कितनी आप चेक कर सकते हो। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी एरियाज यानी कि वहाँ पे भी जो है आप सारा देख सकते हैं। हेल्थ और सेफ्टी एरियाज़ यानी कि ये डॉक्टरों के होते हैं और जो बाकी एरियाज़ एग्रीकल्चर के होती हैं तो वहाँ पे बड़ी एनालिसिस होती हैं। तो इन्वायरमेंट में बॉडी के अंदर अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल इदारे, इन सब के एनालिसिस को ज़रूरत होती है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन की। तो हमने अब फ्लेम्स भी देख लिए। सैंपल बनाने का मेन क्या जहन में रखना है कि बस डाइल्यूट बनाओ, पानी से डाइल्यूट करो, नहीं तो लेड जो गैसोलीन में है वो पानी से नहीं होगा, उसके लिए कोई स्टिमुलेटेड सॉल्वेंट डालना है। केमिकल इंटरफेरेंसेस से बचने के लिए EDTA डालो। आयनाइजेशन इंटरफेरेंसेस से बचने के लिए जो है आप क्या डाल दो, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल। और फिर इसकी एप्लीकेशन देखी जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें बल्कि हमने इसी का ही, हाँ ये एक पेज टर्न करना है। तो हमने फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री देखनी है, बहुत ईजी है। डायग्राम इसकी हम पहले देख चुके हैं, वही बर्नर वाली। तो इसे फ्लेम फोटोमीट्री भी कहते हैं। सोर्स एक्साइटेशन का इसमें फ्लेम होता है जो कि लो एनर्जी सोर्स है। फ्लेम क्या कितनी एनर्जी देगा, थोड़ी सी देता है। और सैंपल हमने पीछे देखा कि सोल्यूशन की शक्ल में, फाइन स्प्रे की शक्ल में, एस्पायरेशन नोबलाइजेशन के थ्रू कराते हैं, ठीक है। वही सारी बर्नर वाली डायग्राम और वर्किंग। और नेक्स्ट सॉल्वेंट एवापोरेट कर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सॉल्वेंट चला जाएगा और पीछे डिहाइड्रेटेड यानी कि जिसमें पानी नहीं है वो साल्ट बच जाएगा। फिर वो मजीद गैशियस एटम्स में टूटेगा, ग्राउंड स्टेट में वो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में, वही फिर बीम रिलीज करेंगे जो डिटेक्टर के पास जाएगी और वो ग्राफ देगा। और अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दीज एटम्स, फिर इसकी कुछ मिकदार सिर्फ एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है और एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। और फिर यानी कि वो अगेन वो डी एक्साइट होगी, तो वो यानी कि फोटोन रिलीज करेगी जो कि HV के बराबर होंगे, जिसे आप फिर डिटेक्ट कर सकते हो मोनोक्रोमेटर से और डिटेक्टर से। यानी कि फ्लेम में भी जो एटम्स जाएंगे कुछ एक्साइट होंगे, सारे नहीं होंगे। और इंटेंसिटी जो है एमिशन की यानी कि कितनी एमिशन हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि कितना आपने एनालाइट डाला है उतनी ज़्यादा वो अब्जॉर्ब करेंगे, फिर एमिट करेंगे। तो कैलिब्रेशन कर्व उसी हिसाब से बनेगी। एलिमेंट्स जो इसमें एनालाइज करेंगे वो लाइन की शक्ल में स्पेक्ट्रा देंगे और कलर्ड स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है। और सेवरल एग्जिस्ट इन फ्लेम्स एज ऑक्साइड। अच्छा, अब इसमें भी इंटरफेरेंसेज हो सकती हैं, कुछ ऑक्सीजन गैसेस इसमें ऑक्साइड होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बैंड स्पेक्ट्रा देने लग जाते हैं। और सोडियम पोटाशियम लिथियम तो बहुत आसानी से इसमें जो है यानी कि एक्साइट हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट बस हमारा थोड़ा सा रह गया है, तो इसमें हमने देखना है, तो हाँ, डिटेक्शन देखनी है, डिटेक्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन एंड फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो वो अब सेंसिटिविटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू गिव 1% अब्जॉर्प्शन, यानी कि वो मिकदार जो कि सिर्फ 1% अब्जॉर्ब करे, तो वो उतना सेंसिटिव होगा। तो ये सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि 0.004% किसी भी चीज़ का 1% अब्जॉर्ब किसी भी रेडिएशन का करता है। और ये मैयर है स्लोप की एनालिटिकल, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो जो कैलिब्रेशन कर्व होती है तो उसकी जो स्लोप होती है, स्लोप जिस तरह यानी कि वो माउंटेन पहाड़ होता है ना, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, सीधा नहीं होता। तो ये मैयर है स्लोप की एनालिटिकल कैलिब्रेशन कर्व की। और ये सिग्नल टू नॉइस रेशो के बारे में जो है हमें कुछ भी नहीं बताती है, ठीक है। यानी कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में बता देती है, एटॉमिक एमिशन में नहीं बताती। डिटेक्शन लिमिट का हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी ज़रूरत होती है सिग्नल देने के लिए 3 टाइम्स जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के सिग्नल के बराबर हो, ठीक है। तो ये इनकी अपनी डेफिनेशन है। वैसे हमें पता है कि कितनी लिमिट तक वो आला काम कर सकता है, ये आम डेफिनेशन है। इंग्लिश में है कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं तो उसका 3 टाइम्स जो है सिग्नल हमें देने के लिए। नेक्स्ट, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर हम देखें 300 नैनोमीटर से कम वाली कर सकता है, फ्लेम एमिशन 300 से 400 तक कर सकता है, और ये विजिबल रेंज में कर सकता है। और ये इसमें यूवी वाली इन्वॉल्व होती है, ये विजिबल रेंज में करता है। इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर, अच्छा वैसे तो यानी कि बड़ी बड़ी मिकदार में आप सैंपल का एनालिसिस, इतनी भी नहीं, वैसे बड़ी मिकदार में आप करते हो और वो 100% एफिशिएंसी भी नहीं देता। हमने देखा था 90% सोल्यूशन हमारा ज़ाया हो जाता है। लेकिन एक और है इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर, अगर आप यूज़ करते हो तो 100% एफिशिएंसी, यानी कि सारे कोई भी ज़ाया नहीं होगा, सारे के सारे को एरोसोल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। 100% एफिशिएंस है। और जो फ्लेम एटमाइजेशन हमने देखा वो 0.1% था। और दूसरा, इसमें थोड़ी सी मिकदार में यानी कि थोड़े से माइक्रोलीटर सैंपल का आपको चाहिए होता है, उसका एनालिसिस जो है आप इसमें कर सकते हो। उसमें तो मैक्रोलीटर यानी कि ज़्यादा मिकदार में आपको चाहिए था, ठीक है। एस्पायरेशन मेथड फ्लेम का, उसमें बहुत ज़्यादा मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन चाहिए होते हैं। और इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर जो हैं ये यानी कि वेपर्स में उसे 100% कन्वर्ट करेंगे। और जो डिटेक्शन लिमिट्स हैं वो इसमें कितनी होंगी, वो 100 से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी हैं फ्लेम की निस्बत। और ये एक तरह की छोटी सी भट्टी होती है ग्रेफाइट की बनी हुई, जिसमें सैंपल का ड्रॉप आप रख देते हो, आगे मैं दिखाती हूँ डायग्राम भी। और फिर इसे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप डिकम्पोज करते हो और एटॉमिक वेपर का क्लाउड जो है पैदा हो जाता है। रेजिस्टिविटी यानी जो मुश्किल से हीट होने वाली एटमाइजर है, ग्रेफाइट की भट्टी फर्नेस आप इस्तेमाल करते हो, ये एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कुछ माइक्रोलीटर इसमें आप सैंपल का हॉरिजॉन्टल ग्रेफाइट ट्यूब में या फिर कार्बन रॉड में या फिर टंटेलम की रिबन होती है, इसमें आप रखते हो और करंट गुजार के इसे आप गर्म करोगे। सैंपल को पहले खुश करेंगे 100 से 200 टेम्परेचर देके, पायरोलाइसिस ज़्यादा टेम्परेचर पे हीटअप करना होता है, 500 से 1400 तक का दोगे कि कोई इम्प्योरिटी ऑर्गेनिक मैटर है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए जो कि स्मोक पैदा कर रही है, ठीक है। और फिर वो स्मोक को कैसे कंट्रोल करते हो, कोई अर्गोन गैस के जरिए से। और फिर इसे एटम्स में आप कन्वर्ट करते हो 300 नहीं 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देके। और शार्प पीक आपको यानी कि अब्जॉर्बेंस की और टाइम की यानी कि मिल जाती है। यानी कि मेन इसका ये है कि छोटे छोटे सैंपल्स का एनालिसिस आप कर सकते हो। और दूसरा 100% सारे के सारे को वो एटम्स में बदलेगा और थोड़ी सी मिकदार में सैंपल का एनालिसिस भी कर सकते हैं और शार्प पीक देगा, ठीक है। और इंटरफेरेंसेस जो इसमें आ रही होती हैं उसे आप कैसे जो है इंटरफेरेंसेस जो इसमें आ रही होती हैं उसे आप ओवरकम कर सकते हो। स्टैंडर्ड यानी कि कोई फार्मूला, कुछ चीज़ें जिस तरह मैथ में हम करते हैं स्टैंडर्ड ऐड करोगे, कोई कैलिब्रेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऐड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ये है कि इसमें इंटरफेरेंसेस फ्लेम से ज़्यादा आती हैं, बड़ी मिकदार में होती हैं तो उन्हें ईजिली प्लस माइनस भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट है कि इसमें बैकग्राउंड करेक्शन आप कर सकते हो। बैक ऑब्जॉर्प्शन ही बैकग्राउंड करेक्शन यानी कि प्लस माइनस करके करेक्शंस आप कर सकते हो। और इसकी डिटेक्शन लिमिट इसकी 10⁻⁻10 से -12, या फिर इससे छोटी चीज़ को भी एनालाइज ये कर सकता है सैंपल को, इससे कम मिकदार में भी। खुद सोचे 10⁻12 कितना छोटा होगा। सॉलिड सैंपल को भी अब एनालाइज कर सकते हो। और ये एटॉमिक अब्जॉर्प्शन की एक शाख है। 10⁻⁻⁻ माइक्रोलीटर 10⁻⁻6 को हम माइक्रो जो है कहते हैं। तो अगर इतना भी है सैंपल उसे भी आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। 10⁻11 तक भी जो है आप कर सकते हो। 10⁻11 ग्राम और 0.01 मिलीलीटर का भी आप कर सकते हो। 10⁻9 ग्राम का भी कर सकते हो।
और 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर का भी 1 पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि इतनी छोटी छोटी मिकदार में आप मैयर कर सकते हो। अब मेन चीज़ है इसकी डायग्राम, हालो कैथोड लैंप है। ड्यूटीरियम का लैंप ऊपर की तरफ हमने लगाया, ड्यूटीरियम यूवी के लिए यूज़ होती है, आगे भी हम देखेंगे, बल्कि नीचे ही लिखा पड़ा है बैकग्राउंड करेक्शन के लिए, यानी कि इससे जो लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, फॉर एग्जांपल वो यूवी वाली है तो तभी ड्यूटीरियम यूज़ किया। विजिबल का होता तो टंगस्टन का आप यूज़ करते, ठीक है। फिर ये रोटेटिंग मिरर है, वो चॉपर की तरह जो कि रोटेट कराएगा इस बीम को। फिर ये ग्रेफाइट ट्यूब है, या फिर कार्बन रॉड भी हो सकती है, टेंटेलम की रिबन भी हो सकती है। यहाँ पे ग्रेफाइट ट्यूब यूज़ किया, इसमें सुराख है, इसमें सैंपल डालोगे, मोनोक्रोमेटर इसे सिंगल वेवलेंथ पे ले आएगा, डिटेक्ट करेगा, अब्जॉर्प्शन सिग्नल इसका ग्राफ बना के दे देगा। तो ड्यूटेरियम का लैंप अगर यूवी की रेज इसमें इमिट और ऑब्जॉर्ब, यहाँ पे तो ऑब्जॉर्ब हो रही है, वो हो रही है, तो ड्यूटेरियम का लैंप नहीं तो विजिबल की हो रही है, तो फिर टंगस्टन का लैंप आप इस्तेमाल कर लें। तो हालो कैथोड लैंप है, ड्यूटेरियम का लैंप है, मिरर है, ग्रेफाइट ट्यूब है, मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, ग्राफ बना हुआ है हमारे पास। अच्छा, ये हालो कैथोड लैंप जो पढ़ाया था ये उसकी डायग्राम है। तो इसमें ये एनोड है, ठीक है, ये वाला एनोड है, और ये हमारे पास हालो कैथोड है, ठीक है, जो कि इस एलिमेंट से बना हुआ है, और एटॉमिक वेपन है, इसके अंदर कोई भी फिलर गैस, मिसाल के तौर पर इनर्ट गैस कोई और कौन भरी हुई है, क्वार्टस की विंडो है, यूवी का कर रहे हो तो क्वार्टस की यूज़ करो। और नेक्स्ट स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस हमने देखनी है, जो एरर्स इसमें आती है उसे इंटरफेरेंसेस कहती हैं। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस क्या होती हैं? जब कोई और किसी और एलिमेंट की एमिशन लाइन या मॉलिक्यूलर एमिशन बैंड जो मेन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी इमिटेड लाइन के करीब हो, ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस होगा। बैकग्राउंड करेक्शन आप करोगे इसमें, यूवी की अगर लाइट है तो फिर ड्यूटेरियम का लैंप आप यूज़ करोगे, विजिबल रीजन है तो उसके लिए विजिबल के लिए टंगस्टन का लैंप, गलती से ये लिख दिया है, यूवी के लिए ड्यूटेरियम। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन, जो है अब्जॉर्बेंस ऑफ कंटिन्यूम सोर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अब्जॉर्बेंस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा एरर है ना उसे जो मेन लाइन रेजोनेंस लाइन का उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। आयनाइजेशन इंटरफेरेंसेस है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपनी आयनाइजेशन करके अपनी लाइन्स देने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो देंगे, तो वो आयनाइज होंगे तो वो अपनी यानी कि लाइंस देने लग जाएंगे, तो हम कहेंगे कि आयनाइजेशन की वजह से इंटरफेरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें किसी और एलिमेंट की इमिशन लाइन डिस्टर्ब करेगी, इसमें वो आयनाइज होकर डिस्टर्ब करेंगे। रिफ्रैक्टरी एलिमेंट में सैंपल सोल्यूशन में कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज, मिसाल के तौर पे हमारा सैंपल है, उसके साथ मिलकर रिफ्रैक्टरी कंपाउंड बना देगा जो कि हीट स्टेबल होगा। फिर हीट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, तो जाहिर है फिर हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं जब हीट उसे तोड़ ही नहीं सकती, तो एनालिसिस कैसे होगा भला, ठीक है। तो वो टेस्ट एलिमेंट मिसाल के तौर पर पॉजिटिवली चार्ज है, उसके साथ जैसे कि टेस्ट एलिमेंट कैल्शियम था, कोई रिफ्रैक्टरी एनाइन था, पड़ा था हमारे पास PO4, उसने उसके साथ मिलकर ये रिफ्रैक्टरी कंपाउंड बना दिया। हाँ, अगर आप EDTA डाल दोगे तो वो कैल्शियम को अपने साथ मिला लेगा, फास्फेट से नहीं मिलने देगा, और EDTA इजीली फ्लेम को दे देता है कैल्शियम, ठीक है। फिजिकल इंटरफेरेंसेस क्या है, नाम से ज़रूर है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, उसकी विस्कोसिटी, फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, टेम्परेचर में चेंज, तो उसकी वजह से सैंपल अपटेक उसका सही नहीं होगा बर्नर में, और वो सही तौर पे, यानी कि ये भी फिजिकल चेंज है, एटम में कन्वर्ट होना, अपनी शक्ल को चेंज करना, तो एटमाइजेशन एफिशिएंसी सही नहीं है, तो गैस फ्लो का रेट सही नहीं होगा, सैंपल की विस्कोसिटी सही नहीं होगी, टेम्परेचर या सॉल्वेंट की वेरिएशन की वजह से। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया तो हाई सॉलिड कंटेंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर, विस्कोसिटी, हाई सॉलिड कंटेंट, सॉल्वेंट टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, हाई सॉलिड कंटेंट, तो फ्लेम के टेम्परेचर में चेंजेस, इस वजह से, यानी कि सारी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो नाम से जाहिर हो रहा है कि ये फिजिकल इंटरफेरेंसेस होंगी। और नेक्स्ट हमने इंटरनल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एविएशन का देखना है कि अगर कोई इसमें एरर्स हो गई हैं तो उसमें कुछ आप ऐड कर दोगे, प्रिसीजन लाओगे, प्रिसीजन लाने के लिए इंटरनल स्टैंडर्ड उसमें आप कुछ ऐड करोगे जब इंटरफेरेंसेस हो रही होंगी, ठीक है। और लेकिन जो आप ऐड करो, जिस एलिमेंट का भी आप स्टैंडर्ड बना के, मिसाल के तौर पे, यानी कि वो हवाला लेना, जिस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन को मेन रखा था, बाकी इससे ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट, इससे ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वैसे ही, तो वो कह रही है इसमें जो आप एलिमेंट आप यूज़ करो उसे एक तो केमिकली सिमिलर होना चाहिए एनालाइट्स, और उसकी वेवलेंथ भी उसी जैसी हो। और अगर यानी कि आपने स्टैंडर्ड एडिशन कैलिब्रेशन क्यों यूज़ होगी, इंटरनल स्टैंडर्ड प्रिसीजन लाने के लिए, और इसे सिमिलर होना चाहिए एनालाइट से। स्टैंडर्ड एडिशन यूज होती है इंटरफेरेंस, यानी कि जब सिग्नल कम हो जाए सैंपल के मैट्रिक्स इफेक्ट की वजह से, ठीक है। हाई विस्कोसिटी, यानी कि वो गाढ़ा बना हुआ है, और केमिकल रिएक्शन जो है एनालाइट का अपना किसी और चीज़ के साथ हो जाए, तो फिर जो एरर्स आ रही होंगी तो उसके लिए आप कोई स्टैंडर्ड ऐड कर देते हो,
और वो ऐड करके जो है आप कैलिब्रेशन कर्व बनाते हो। तो सेपरेशन ऑफ सिग्नल बाय सैंपल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि सिग्नल जो मेन आना था वो कम हो गया क्योंकि एनालाइट ने अपना ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हाई विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है। हाई विस्कोसिटी थी तो एनालाइट ने अपना ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो मेन सिग्नल कम हो गया, ठीक है। तो ये एरर आ गई। तो इस एरर को कम करने के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड ऐड करोगे। प्रिसिजन के लिए इंटरनल स्टैंडर्ड उसे केमिकली सिमिलर होना चाहिए, और मेन सिग्नल कम हो गया, उसके अंदर सेपरेशन हो गई विस्कोसिटी की वजह से कि एनालाइट ने खुद रिएक्शन कर दिया, तो फिर उसके लिए स्टैंडर्ड ऐड करो और सही कैलिब्रेशन कर्व उसकी ग्राफ में बनाओ। तो ये हमारा एंड हुआ। तो इस सारे को एक तो आज आपने सुना और दूसरा कल भी लाजमी सुन के, कल बेशक तेज स्पीड करके सुनना, रिवाइज लाजमी कर लेना। तो कल आप रिवाइज कर लोगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। और दूसरा ये नोट्स मैंने बहुत अच्छे 2-3 बुक से बनाए हुए हैं और हेडिंग्स के साथ। हर बुक में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ जो समझ में नहीं आते, तो अगेन वीडियो फिर चलाकर इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद, ठीक है, और कुछ घंटे की ब्रेक लेने के बाद जब फ्री हो जाओ आज के दिन में ही इसे दोबारा चला के इसके स्क्रीनशॉट लेना है और ऐसे ही अपने रजिस्टर पे लिखना है, ठीक है। 3-4 घंटे बाद दोबारा से वीडियो चला के इसे लिखना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेके उससे लिखोगे और अगले दिन रिवाइज करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और मुश्किल टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं। हाँ, PDF मांगने की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ तो वही PDF लिख के मैंने आपसे शेयर कर दी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बाकी फ्रेंड्स फेलोज से, स्लीप सिस्टर्स ब्रदर से शेयर लाजमी करें। मिलती हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।